अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री ग्लोब। कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हमने दो जो फैक्टर्स थे वो पढ़े थे। एक था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और दूसरा था कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करके आज बकाया जो यानी कि उसके फैक्टर्स होंगे वो आज हम पढ़ेंगे। तो बकाया जो फैक्टर्स में जो थर्ड फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेटा क्या है? सरफेस एरिया यानी किसी भी कोई ऐसा सबस्टेंस है जिसका जो एरिया है वो एरिया जो होता है सरफेस वाला वो इंक्रीज़ हो। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द हेल्प ऑफ विद द rate of reaction. So surface area is directly proportional to the rate of reaction. Surface area जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। इसका मकसद ये हुआ कि जितना भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, यानी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका यानी कि जो मेन पॉइंट है, ग्रेटर द सरफेस एरिया more is the probability of reactant particles to collide with each other and increases the rate of reaction। यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसके हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली कोलाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं ताकि वो इजीली उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ कर सके या जो उसकी स्पीड है वो उसकी इंक्रीज़ हो सके। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इतनी ज़्यादा कोलाइडिंग होगी और कोलाइडिंग की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइन पाउडर्ड सब्सटेंसेस हैव ग्रेटर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द चंक। अब मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले रहे हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम जिंक पाउडर ले रहे हैं। ठीक है, जिंक पाउडर फॉर्म है। अगर ये पाउडर फॉर्म में जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो वो इजीली रिएक्ट करके क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन जो होगी वो इससे रिमूव हो जाएगी। तो ये जो जिंक क्लोराइड बना है कैसे बना? क्योंकि जिंक जो है वो पाउडर फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में जिंक होगा, इसका जो पाउडर फॉर्म है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया इंक्रीजेस। इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है? सरफेस एरिया इज हाई। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि पाउडर फॉर्म है। तो जब पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ होगी तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले, मिसाल के तौर पे शुगर ले रहे हैं, शुगर को अगर आप पीस के और पाउडर बनाएंगे, उसको अगर आप पानी में डिज़ोल्व करें और शुगर के वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे अगर आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो होगा क्या? जो पाउडर फॉर्म में जो शुगर होगी, बिल्कुल मैदा जो होगी शुगर, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। जबकि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मिश्री का मिसाल है, तो मिश्री के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होंगे डिज़ोल्व लेकिन टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में है वो पाउडर फॉर्म में जो उसका सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जल्दी ज़्यादा होगा और वो जल्दी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर क्या है? रेडिएशंस। बेटा कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की वजह से होते हैं, यानी द सब्सटेंस दैट रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करें, तब रिएक्ट करें जब लाइट की एब्जॉर्प्शन हो ऑन दी सम या सर्टेन वेवलेंथ। तो मखसूस वेवलेंथ के हिसाब से जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्शंस, तो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो लाइट एब्जॉर्ब होने का मकसद ये कि जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उस एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से जो बॉन्ड का जो फॉर्म होता है, जो बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। और जब लाइट इवॉल्व होगी या एनर्जी इवॉल्व होगी तो उसमें क्या होगा कि लाइट जो बॉन्ड होगा वो मेक होगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड तोड़ने में लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा, जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उन रिएक्शंस को आप कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी तो उतनी ज़्यादा कोलियन पार्टिकल्स की जो कोलियंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की कोलियन इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है
कि होगा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा या रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका रेट का मकसद ये होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये याद करें। तो रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऐसे रिएक्शंस जो लाइट के एब्जॉर्प्शन के बिना पे हो ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जो लाइट के एब्जॉर्प्शन से हो तो उसको हम कहते हैं रेडिएशंस, या आप दूसरे लफ्ज़ों में उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस, इसका मिसाल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोग्राफी जो है वो इसका मिसाल है फोटोसिंथेसिस का। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज आल्सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है और लाइट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बनेगा तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझनी चाहिए कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल 3 किस्म के होते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर को जानने के लिए आपको उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपको सम अप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर होंगे। तो जो फोटोग्राफी है वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस जो है वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज आल्सो अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो ये था रेडिएशंस। उसके अलावा जो फोर्थ बल्कि फिफ्थ जो है, फिफ्थ जो टाइप है यानी फिफ्थ जो फैक्टर है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर आल्सो इफेक्ट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। इसका मिसाल सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन वाटर। अब इसका ये मिसाल ले लें कि भाई कोई भी अगर सॉलिड आप मिसाल लें, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आप डिज़ोल्व करें, एक साइड पे आप ठंडा पानी रखें, दूसरी साइड पे आप जो है वो यानी कि नॉर्मल या गर्म पानी रखें। ठंडे पानी में आप शुगर डिज़ोल्व करें और गर्म पानी में आप शुगर डिज़ोल्व करें, तो आप बताएं किस पानी में शुगर जो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठंडे पानी का या गर्म पानी का। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो गर्म पानी है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होगी। जब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि जिसका टेम्परेचर कम होगा तो कम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है वो लो हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो जाहिर सी बात है कि जो कोलिजन मॉलिक्यूल्स की होगी वो कम हो जाएगी। जब कोलिजन कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये पॉइंट याद करें, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और जितना अगर टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी जो कोलिजन की होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स जल्दी से कोलाइड करेंगे, क्राउडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर द रेट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस रफली डबल विथ एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस वो बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा, ठीक है। ये था टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये 500 जो थे फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री ग्लोब, और साथ में जो बेल आइकन होता है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा इंशाल्लाह MD CAT में
जो सीरीज़ होगी MD CAT सीरीज़ के जो अब टेस्ट होने वाली है, उसमें हम डेली बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन MCQs के भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।